करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर था। ठीक है, सारी चीजों को वापस गो थ्रू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्विक हैंड रखूंगा। कोई चीज क्लियर ना हो वो आपका पूछने जिम्मेदारी का, आप पूछे कोई मसला हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले नंबर सिस्टम को गो थ्रू करते हैं। रियल नंबर दो चीजों से बनता है हमारे पास, रैशनल और इरेशनल नंबर से। ठीक है, अब रैशनल और इरेशनल क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। ये एमसीक्यू के अंदर बहुत काम आ सकता है। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्या जी? अच्छा जी, तो इसके अंदर हमारे पास रियल नंबर जो है कैपिटल आर से डिनोट होता है। ठीक है, हमेशा कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर दो चीजों से बनता है, एक होता है रैशनल और एक होता है इररेशनल। ठीक है, रैशनल को डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से और इररेशनल को क्यू डैश से। पहले रैशनल और रियल समझ लेते तो रियल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। जैसे कि 1/2, 5/2, ये वो नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। फिर हमारे पास आता है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ, √2 हो गया, इसकी वैल्यू पॉइंट्स में आती है लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसी तरीके से क्या आता है, पाए हमारे पास। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए, सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे ही पता होना चाहिए। तो रैशनल और इरेशनल ये होते हैं। जब रैशनल और इरेशनल को दोनों को मिला दिया जाए, यूनियन कर दिया जाए, तो वो बन जाता है रियल नंबर। तो इसका एक एमसीक्यूज आता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। इसका एमसीक्यूज आता है कि रियल नंबर इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन करेक्ट होता है क्यू यूनियन क्यू डैश। ये यूनियन का जो निशान है बीच में, इसका मतलब होता है मिला देना। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन कर देना। तो क्यू यूनियन क्यू डैश मतलब रैशनल को जब मैं कंबाइन कर दूंगा रैशनल से तो बन जाएगा रियल नंबर। तो याद रखिए, रैशनल जो है, रैशनल रैशनल मिलकर बना देते हैं रियल नंबर। ठीक है, फिर इसके नीचे और चीजें आती हैं। जैसे कि रैशनल के अंदर हमारे पास आते हैं इंटीजर्स आते हैं, नॉन इंटीजर को भी छोड़ दें, अभी इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, लेकिन पॉइंट वाले नंबर ना हो। सही है, सिंपल। हमारे पास 1 2 3 पॉइंट, -1 -2 माइनस, सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट से हम। फिर हमारे पास नेगेटिव नंबर और होल नंबर आते हैं। इंटीजर के अंदर दो पार्ट होते हैं। इंटीजर एक नेगेटिव पार्ट भी होता है कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और होल नंबर्स भी होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होता है वो होल नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से होल नंबर के अंदर दो हिस्से बन गए, एक जीरो होता है और एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो वन से स्टार्ट होते हैं। फिर से दबा दो। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ये नंबर सिस्टम की बेसिक टाइप थी जो मैं एक बार फिर रिपीट कराई आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर रिकरिंग भी आता है। बेसिकली ये जो है टाइप्स होती हैं रैशनल और इररेशनल की। ठीक है, अब गौर से देखें। पहली वैल्यू जो है, मैं इसको थोड़ा, पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास लिखी है 1/2, और उसका आंसर आ गया 0.5। अगर आपकी वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बाद स्टॉप हो रही है, अगर आपकी वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बाद स्टॉप हो रही है तो इसका मतलब है वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और ये टाइप होती है रैशनल नंबर की। अगर आपकी वैल्यू डिवाइड होने के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाती है, मतलब होल डिवाइड हो जाता है, मतलब ये कि पूरा डिवाइड हो जाता है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसकी दूसरी एग्जांपल भी यहाँ लिखी हुई है, 1/4 का 0.25 आ गया, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब थर्ड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आपने 1/3 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.33333 चलता रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। अगर आपकी वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही फुली, मतलब ये वैल्यू जो है पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसके आगे एक और चीज लिखी है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अभी रिकरिंग का मतलब क्या है, रिकरिंग का मतलब होता है पैटर्न बनना। इसका मतलब क्या है, गौर समझो। आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.33333, मतलब एक पैटर्न चल रहा है 33 का, एक सीरीज चल रही है 3333। अगर आपकी वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही और
एक पैटर्न बना रही है, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग का मतलब होता है कोई पैटर्न बनना। ठीक है, इसी की हमारे पास एक और एग्जांपल भी यही है कि 9/11 क्या, तो आंसर है 0.818181, मतलब एक सीरीज चल रही है 81818181, तो ये भी कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और ये भी है रैशनल की टाइप, ये भी रैशनल के अंदर मतलब रैशनल की टाइप कहलाता है। लास्ट वाला हमारे पास है, इसमें लिखा हुआ नहीं, ये रूट 2 है, ये रूट 2 की वैल्यू की है। रूट 2 की वैल्यू आई है 1.414213। अगर आप देखें तो पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं, वो सीरीज नहीं बन रही, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये होती है इररेशनल की टाइप हमारे पास। जब नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, तो ये हमारे पास जो टाइप होती है वो टाइप होती है हमारे पास इररेशनल की। इररेशनल कब होगा, जब टर्मिनेटिंग भी नहीं हो, मतलब वैल्यू स्टॉप भी नहीं हो, और कोई पैटर्न भी नहीं बना रही हो, मतलब नॉन रिकरिंग हो, तो वो इररेशनल के अंदर पार्ट होते हैं। इस स्लाइड तो मैं आपको भेज दूंगा, इसमें कोई सवाल किसी का तो वो आप लोग पूछ लीजिए। रैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल में आएगा, और नॉन और टर्मिनेटिंग भी रैशनल में आएगा। इररेशनल के अंदर सिर्फ ये लास्ट वाला आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ये बात याद है, क्योंकि इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। एमसीक्यूज को बिल्कुल हल्का लेना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, उदाहरा अगर सेंटर में कोई एमसीक्यू पता है, अपना दिमाग लगाना, उनके मत जाना। बहुत सारे गलत बता दिए जाते हैं, आप चाहें तो अपने आगे की क्लास में पूछ सकते हैं। ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, अपना दिमाग लगाएं, अपनी प्रिपरेशन करके जाएं और अपने हिसाब से करें, उनसे ना पूछें। और अगर बताए भी तो आप अपना दिमाग लगा के जो आपको आते हैं वो करें प्लीज। ये बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, आने के बावजूद ये गलती कर जाते हैं कि पूछ लेते हैं और वो बता देते हैं तो वो कर देते हैं। प्लीज इसका ध्यान रखें। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि बच्चों के 8 8 9 9 एमसीक्यू 15 में से गलत हुए हैं, बताए गए। तो प्लीज इसका ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अब ये नंबर्स आ गए, आइडेंटिफाई रैशनल एंड इररेशनल नंबर। ये मेरे पास वैल्यू है, आइडेंटिफाई रैशनल एंड इररेशनल नंबर। अच्छा, अभी मैं इसको ई को हटा देता हूँ क्योंकि न्यू बुक के अंदर ये ई वाला टॉपिक नहीं है, पाए लगा देता हूँ। सही है, पाए का मतलब पाए किस में शामिल होता है, रैशनल इररेशनल। इररेशनल पाए जो होता है वो इररेशनल होता है हमारे पास। अब 22/3 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, मैं आपको बता, 22 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 22/3 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 7.333333। तो ये क्या होगा, रैशनल होगा या रैशनल होगा, ये रैशनल होगा, क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिकरिंग है, पॉइंट के बाद एक पैटर्न चल रहा है 3333 का, तो इसीलिए ये कहलाएगा हमारा रैशनल। 1/5 करेंगे हमारे पास आएगा 0.2, ये क्या होगा, रैशनल है रैशनल, रैशनल होगा। तो इसीलिए वो चीज बताएगा टर्मिनेटर, ताकि ये वाले सवाल आसानी से आपके पास हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि आइडेंटिफाई करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंपल डिवाइड करके चेक करेंगे, जैसे कि 5/8 किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.625। अब मुझे बताएंगे टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है, वेरी गुड, क्योंकि वैल्यू स्टॉप हो रही है। अब सिंपल अगला वैल्यू है 207/15, इसकी वैल्यू आ रही है 13.8। ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब वैल्यू स्टॉप नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपने, क्लास लेने आए हैं तो समझ के जाएं, नहीं लेनी तो जा सकते हैं आप। ये भी टर्मिनेटिंग है, इत्तेफाक से दोनों ही टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो याद रखें, अगर आपकी वैल्यू स्टॉप हो रही है डेसिमल पॉइंट के बाद तो वो टर्मिनेटिंग, नहीं हो रही तो नॉन टर्मिनेटिंग। आगे बढ़ते हैं क्विकली। अच्छा, राइट बेस एंड एक्सपोनेंट, कोई मुझे बताएगा इसका बेस क्या है। देखिए, कोई भी नंबर लिखा होता है तो वो बेस कहलाती है, तो बेस आपके पास 3 हो गई, और उसके ऊपर जो पावर है या एक्सपोनेंट है, आप कुछ भी कह लें, तो वो आपके पास क्या हो गया, एक्सपोनेंट हमारे पास हो गया 4। ठीक है, नंबर के ऊपर दी। यहां पर मुझे बताएं बेस क्या होगी, बेस आपके पास हो गई -30, और एक्सपोनेंट क्या हो गया 20। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर, कोई क्वेश्चन नहीं। आगे बढ़ते हैं क्विकली। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, रूट के जो रूट होता है इसको हम कहते हैं रेडिकल सिंबल। रूट के अंदर जो लिखा होता है वो कहलाता है रेडिकेंड, और जो रूट के बाहर पावर होती है वो कहलाती है इंडेक्स। ये बात याद रखिएगा, ये रेडिकल सिंबल, जो रूट होता है वो रेडिकल सिंबल कहलाता है,
रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो रेडिकेंड कहलाती है हमारे पास, और बाहर जो वैल्यू होती है जो उसकी पावर कह लें तो उसको हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, ये तीन चीजें पता होना जरूरी है। अब सवाल है आपके पास, आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स, तो मुझे को बताएगा इसका रेडिकेंड क्या होगा? 5, रेडिकेंड इसका हो गया 5, और इंडेक्स क्या होगा? अगर यहाँ 3 नहीं लिखा होता तो इंडेक्स क्या होता? 2, नॉट 1/2। 2 लिखेंगे, याद रखें। जब इस तरीके, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, इस पे बार इंडेक्स नहीं है तो इंडेक्स 2 लेंगे। जब रूट हटाते हैं तब पावर 1/2 आता है। तो ये जब रूट को हम हटाते हैं तो पावर 1/2 आता है। यहाँ पे हटा थोड़ी है, हमें तो सिर्फ इंडेक्स बताना है। तो जब कोई भी इंडेक्स बाहर मौजूद नहीं होगा तो आप 2 लिखेंगे। और रेडिकेंड कौन सी वैल्यू होती है? अंदर वाली वैल्यू होती है। ठीक है, जो अंदर आती है। अब इसका मुझे बताएं, इसका रेडिकेंड क्या होगा? ये आपका रेडिकेंड हो गया एक्स वाई जेड, और इसकी इंडेक्स क्या होगा? 5, इसकी इंडेक्स हो गई। कोई क्वेश्चन इसमें किसी का? तो सो क्या आ रहा है उसका सब। अब ये देख लें अगला पार्ट, सिंप्लीफिकेशन। बेटा सही तरह बैठ जाएं, चेयर को छोड़ दें, बच्चे बैठते हैं यहाँ पर, आप इंसान की तरह बैठ जाएं। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोनेंट, न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, और डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2। इसका डायरेक्ट मेथड तरीका क्या है कि पावर्स को कट कर दें आप। यहाँ 3 की पावर 2 है, आपने 3 कट कर दिए तो ऊपर से कितने कट होंगे? 2 कट होंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो यहाँ से 2 कटो, कितने बच गए? 3। तो इसका मतलब 3 की पावर 3 बच गया। जब आपने नीचे से 2 कट किए पावर को, तो ऊपर से भी 2 कट कर देंगे। आपने 3 की पावर 2 नीचे से कट कर दी, ऊपर भी 3 की पावर 2 कट हो जाएगी, तो बच कितने का? 3 की पावर 3 बचे। और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, 9 3 27। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? नेक्स्ट पार्ट देख लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। ये हमारे पास है 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 10 की पावर 2। अब मसला ये, प्रीवियस सवाल के अंदर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला जो बेस था वो सेम था 3 3, यहाँ पर सेम नहीं है। न्यूमिनेटर में लिखा है 2 और 5 और डिनोमिनेटर में 10, लेकिन मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, नीचे लिख दूंगा 2 × 5 की पावर 2। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि 5 2 होता है 10, या 10 था, मैंने इसको 2 × 5 की फॉर्म में लिख दिया। बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल एक ही बात है। 10 को 2 × 5 लिख दिया, पावर 2 थी 10 के ऊपर, इसलिए दोनों को अलग अलग 2 दे दूंगा। अब देखें, 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, नीचे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब जैसे प्रीवियस सवाल के अंदर कटिंग की थी, इसके अंदर भी यही करूंगा। यहां से 2 2 कट के ऊपर से कितने कटेंगे? कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। यहां से 2 कट के ऊपर कितने कट जाएंगे? 1 बच जाएगा। तो ये बच गया 2 की पावर 2 .5 की पावर 1। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4, और 5 की पावर 1 5 ही होता है, तो 4 5 का हो गया 20। आपका फाइनल आंसर जो आपका है वो 20 है। बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है भाई, मेरे को मसला तो नहीं किसी को? आगे बढ़े, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, इसके अंदर अब कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक शुरू हो रहा है, इससे आता है शॉर्ट। ठीक है, याद रखें इस चैप्टर से एक शॉर्ट और एक एमसीक्यू डन है। 6 नंबर ये कवर करता है आपके बोर्ड के अंदर। एक आपका शॉर्ट आता है 5 नंबर का, और एक आपका एमसीक्यू आता है। सबसे बोर्ड के पेपर के अंदर सेक्शन बी का सबसे पहला शॉर्ट आपका इस चैप्टर से होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही बोर्ड के अंदर ज्यादातर आते हैं। मैं नहीं कह रहा यही आएगा, लेकिन ज्यादातर यहीं से आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली जेड से डिनोट करते हैं, ये होता है एक्स प्लस वाई आयोटा। ये बनता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर। अब ये रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है? रियल नंबर तो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, सही है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने रियल नंबर लिख दिया, रियल पार्ट हम बता चुके हैं, पहले रियल नंबर पढ़ चुके हैं। अभी सबसे पहले हम रियल नंबर ही पढ़ा। रियल नंबर क्या होता है आपके पास? रैशनल रैशनल को मिलाते तो रियल नंबर। और ये चीज कहलाती है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। ये इमेजिनरी पार्ट इसीलिए कहलाता है कि इसके साथ ये आई लिखा हुआ है।
इस आई का मतलब क्या होता है? आयोटा। इस आई का मतलब है आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? क्या? माइनस। आयोटा की क्या वैल्यू होती है? -1 का रूट। रूट के अंदर -1 होती है आयोटा मान। ठीक है, तो इसका मतलब आई बराबर होता है आपका √-1। अगर आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाए, इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 होगी, क्योंकि जब स्क्वायर दोनों साइड पे लगेगा तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -। ठीक है। जिसके साथ आयोटा लगा, जिस भी नंबर के साथ आयोटा लगा होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। जिस भी नंबर के साथ आयोटा लग जाए वो कहता है इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट, दोनों में से कुछ भी कह सकते को मतलब। तो रियल नंबर को जब हम प्लस कर देते हैं इमेजिनरी नंबर से, तो वो बन जाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सिंपल डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे मूव करते हैं हम। अब आते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब मुझे को बताएगा इसके अंदर रियल नंबर कौन सा है? 1। रियल आ गया आपके पास 1। इमेजिनरी सिर्फ 2 लिखेंगे, आयोटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने बता दिया इमेजिनरी 2, उसके बाद उसको पता है कि आयोटा लगा हुआ होगा तभी 2 आया। इसके अंदर रियल क्या है? -1 और इमेजिनरी 2। वेरी गुड। अब ये देख लें इसको। अभी तक हम देख रहे हैं इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, जो बेसिक मेथड है कॉम्प्लेक्स नंबर और वो ये है, इस तरीके से लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। गौर से समझना, ये प्लस की फॉर्म में लिखा है, इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जाता है। किस तरीके से? आपने पहला नंबर लिखा, पहला नंबर हमेशा रियल नंबर लिखना है, याद रखिएगा। प्लस हटा के कॉमा लगाया और दूसरा नंबर है वो लिख दिया, आयोटा नहीं लगाएंगे। इसको इसमें भी लिखा, इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन याद रखें पहली वैल्यू आपकी रियल होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू आपकी इमेजिनरी होनी चाहिए। तो इसके अंदर मुझे बताएं रियल पार्ट क्या होगा? -5 और इमेजिनरी 6 हो गया। वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। फाइन कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। कॉन्जुगेट याद है क्या करता था? सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू की साइन चेंज करता था। ये इमेजिनरी वैल्यू, इसकी साइन चेंज, तो क्या होता था? 3 + 2 आयोटा। ये कॉन्जुगेट का निशान, कॉन्जुगेट कर देगा इसको, 3 - 2 आयोटा कर देगा। तो याद रखिए कॉन्जुगेट जो है इमेजिनरी की साइन चेंज कर देता है। तो इसका आंसर मुझे को बताएगा? 4, -9। अभी मैंने आपको बताया कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो हमारे पास ये वाली आयोटा वाली वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है, तो +9 बन गया -9। कोई क्वेश्चन किसी का इसमें? देख ले भाई, 4, 9 है, इसका मतलब है हमारे पास 4 + 9 आयोटा बनना चाहिए। सही है, इसका मतलब 4 + 9 आयोटा। अब कॉन्जुगेट अप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 4 - 9 आयोटा, लेकिन इस तरह सवाल पूछे तो इसका आंसर आ जाएगा 4, -9। आगे बढ़ते हैं मुफ्ती। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। अब जो क्वेश्चंस हैं उसके बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि ये आपके पास शॉर्ट के अंदर आएंगे, पेपर के अंदर। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, वेरीफाई कर दो कि डबल कॉन्जुगेट जेड के बराबर है। मतलब जो भी आपको सवाल पूछा गया है, अगर मैं उस पर डबल कॉन्जुगेट लगाता हूं तो वो मेरा बराबर होता है जेड के। ठीक है, अब क्वेश्चन को गौर से समझना है, बड़ा आसान सा सवाल सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन मेरे पास ये था, इसको मैंने जेड के बराबर ले लिया सबसे पहले। एक चीज का ध्यान जरूर रखना, पहले आपका रियल नंबर लिखा हो, बाद में आपका इमेजिनरी। ठीक है, फिर मैंने इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई किया, ये देखिए कॉन्जुगेट का निशान भी लगाया हुआ है। जब मैंने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो ये प्लस वाली साइन माइनस में कन्वर्ट हो गई। तो ये कॉन्जुगेट यही करता है, इमेजिनरी वैल्यू की साइन को, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव से क्या हो गई? नेगेटिव। सवाल में कहा गया डबल कॉन्जुगेट लगाए, तो ये मेरे पास फर्स्ट कॉन्जुगेट आ गया। अब इस पे वापस कॉन्जुगेट लगाऊंगा। जब मैंने वापस कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, और ये मेरा आंसर प्रूफ हो गया। क्योंकि ये और सवाल को देखें, दोनों सेम आ गए। क्वेश्चन को और एट द एंड आंसर को देखें, दोनों सेम आ गए। तो इसका मतलब हैंस प्रूफ, आप लिखेंगे हैंस प्रूफ जेड डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड।
ये आपका आंसर होगा, ये आ सकता है शॉर्ट में आपके पास। ये बात याद रखिएगा कि जब आप डबल कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो वो जेड के बराबर आ जाए, तो वो हमारे पास प्रूव हो चुका है। क्लियर है? आई होप ये क्लियर है, अगर क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। हमारे पास दोनों साइड पर ना कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। देखिए, रियल नंबर है और इमेजिनरी, रियल नंबर एंड इमेजिनरी। अब कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, ये गौर से समझ लें। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम कंपेयर करेंगे रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो रियल यहाँ पर एक्स है, वहां पर रियल -5 है, तो एक्स बराबर हो गया -5 के। यहाँ पर वाई बराबर हो गया 5 + के 5 के। आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया x = -5, y = 4। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। रियल नंबर है 4x, वहां पर रियल नंबर है 16, तो 4x बराबर हो गया 16 के। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 को यहां से मूव करवाना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई आ जाए, क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 16/4 क्या होगा? 4 आंसर आ गया आपके पास। अब इमेजिनरी को इमेजिनरी, 3y बराबर आ जाएगा मेरे पास 9 के। 3 मल्टीप्लाई वहां जाके 9/3, आंसर आ जाएगा y = 3। तो ये हमारे पास आ गया x = 4 और y = 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। दो पार्ट इसके हो गए। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब ये देख लें गौर से, यहां पर मुझे पता है रियल पार्ट क्या है, x²। यहां पे रियल पार्ट क्या है? तो x² को बराबर ले लें 25 के। अब स्क्वायर हटाना क्या करूंगा? रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे। ये स्क्वायर से रूट कट गया, एक्स आ गया। 25 किसका स्क्वायर होता है? तो एक्स के लिए क्या आ गई? 5 आ गई। यहां पर इमेजिनरी है y², और यहां पर है 36। फिर रूट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। स्क्वायर से रूट कट गया, y आ गया। और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, 6 आ गया। क्लियर है? कोई सवाल इसमें, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। यहां पर मुझे बताया रियल नंबर क्या है, मतलब रियल नंबर किसके बराबर होगा? बताया पीछे से भाई। x² किसके बराबर लू? 16/9 के बराबर। रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, यहां भी रूट आ जाएगा, यहां भी रूट आ जाएगा। ये तो रूट से कट के x आ गया। 16 किसका स्क्वायर होता है? और 9, तो 4/3 आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट मुझे बताएं, इमेजिनरी किसके बराबर होगा? y² बराबर होगा 9/25 के। फिर से रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई करना पड़ेगा। स्क्वायर से रूट कट गया, y आ गया। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3/25। तो यहां पर आपकी वैल्यू आ गई y की 3/5, आपका आंसर आ गया। आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसके चांसेस आने के काफी ज्यादा लगते हैं मुझे, क्योंकि इस तरह सवाल है। y² किसके बराबर होगा मुझे बताएंगे? y² बराबर होगा 121 के। तो y² बराबर हो गया 121। रूट ऑन बोथ साइड। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का होता है। तो y की वैल्यू आ गई 11। अब मुझे बताएं इमेजिनरी किसके बराबर होगा, मतलब लेफ्ट राइट दोनों वैल्यूज बताएं। x/3 बराबर हो जाएगा -9/5। बहुत सारे स्टूडेंट ने पेपर के अंदर माइनस नहीं मेंशन किया था, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव वैल्यू लिखनी है। अब x3 डिवाइड हो रहा है वहां जाके, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 9 से। तो x की वैल्यू आ जाएगी -27/5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर डन। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। ये क्वेश्चन डन हो गया है एक्स और वाई के लिए। तो कह रहा था, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। अब आ गए आखिरी एक्सरसाइज पे 1.6 के क्वेश्चन के ऊपर। अभी तक लास्ट 2 साल से जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है वो 1.6 आ रहा है। कौन सा आ रहा है वो बताऊंगा मैं, मेंशन है इसके अंदर। लेकिन ये वाला सवाल तो नहीं है, लेकिन मेंशन बता दूंगा। अब यहाँ पर देख लें, इससे एमसीक्यू भी आ सकते हैं। दो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज है, इस तरह से लिखी हुई है। इनको प्लस करना है। तो रियल को रियल से प्लस करूंगा। 3 किससे प्लस होगा? 1 से। तो 3 + 1 हो गया, कॉमा, और 2 + 2 हो गया। तो आंसर आ गया 4,4। माइनस भी इसी तरीके से होगा।
किसको किससे माइनस करूंगा? 15 को माइनस करना है मुझे -5 से। तो माइनस माइनस क्या होता है? तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको कर दूंगा 15 + 5, 10 - 19। तो 15 + 5 हो गया 20, 10 - 19 हो गया -9। तो आंसर आ गया 20 - 9। इस पे कोई कंफ्यूजन किसी को? चलें आगे बढ़ते हैं। ये थे प्लस माइनस, बड़े सिंपल से थे। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, जिसके अंदर हमें फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना होता है। ये इसका फॉर्मूला हमारे पास AC - BD, AD + BC, ये फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हुए आए हैं। ठीक है, तो यहां पर मुझे बताएंगे A किसके बराबर है? वेरी गुड। B किसके बराबर है? C, D -1। वेरी गुड। ये A हो गया, ये B हो गया, C और D। ठीक है, चारों वैल्यू दी हो गई हमारे पास। अब सिंपल क्या करना है? पुट करना है। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर याद हो, सिंपल पहले लिखा हुआ है A की जगह 1 आ गया, फिर लिखा है C की जगह आ गया आपके पास 2, माइनस B की जगह आ गया आपके पास 2, और D की जगह आ गया -1, कॉमा A की जगह 1, D की जगह -1, प्लस B और C, B की जगह 2 और C की जगह भी 2। ये मैंने अपनी अपनी जगह पर वैल्यूज पुट कर दी। 2 1 जा 2 हो गया। यहां गौर से देखना भाई, ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 जा 2 आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 जा 2 आ गया, कॉमा -1 × 1 क्या होता है? माइनस का 1, और 2 2 जा 4, 2 + 2 4 हो गया। -1 + 4 क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो 4, 3 आपका आंसर हो गया। ये थी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कोई भी नंबर देखिए, मल्टीप्लीकेशन में फॉर्मूला याद होगा, अप्लाई करना आता है, फिर कोई भी नंबर है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिवीजन के ऊपर। ये हमारे पास डिवीजन का फॉर्मूला, AC + BD, BC - AD अपॉन C² + D² अपॉन C² + D²। सिंपल पुट करेंगे। A किसके बराबर है? B। C किसके बराबर होगा? और D। वेरी गुड। ये हमारे पास ABCD हो गया, सिंपल पुट कर देंगे। A बराबर हो गया हमारे पास 3 के, और C भी 3 के बराबर है, प्लस B बराबर है -7, और D बराबर है 2 के। नीचे स्क्वायर है, C और D का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। फिर यहाँ पर आ गए B और C। B की वैल्यू -7, C की वैल्यू 3, -A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 2। नीचे फिर आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर से देखिए, 3 3 9, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 2 14। नीचे 3 का स्क्वायर क्या होगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। वेरी गुड। 7 3 21, माइनस का 21 आ गया, 2 3 6, और नीचे फिर 9 + 4। 9 - 14 क्या होगा? -5, और 4 9 + 4 क्या होगा? 13। -5, 13, -21 और -6 क्या होगा? -27, और नीचे आ गया 13। अगर कटिंग हो रही होगी तो आपने कटिंग करनी है, अगर नहीं पॉसिबल तो आप यही छोड़ देंगे। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो गई, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब ये जो क्वेश्चन है, क्या माधव, ये 2023 के पेपर में आया ये सवाल। 2023 के पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। कैसे करना है गौर से समझ लें। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ये प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, मैं पहले ही बता दूं इस चैप्टर से शॉर्ट आएगा, लॉन्ग नहीं आता। अब देख ले सवाल है क्या। सवाल कह रहा है Z1 की वैल्यू गिवन है 2 - 5 आयोटा, Z2 के लिए 2 + 3 आयोटा, वेरीफाई कर दो। अब इसकी वेरिफिकेशन समझना बहुत जरूरी। ये कह रहा है कि Z1 को मल्टीप्लाई करो Z2 से, और उस पर कॉन्जुगेट लगा दो जो आंसर है। राइट साइड कहती है Z1 का कॉन्जुगेट लें, Z2 का कॉन्जुगेट लें, और फिर मल्टीप्लाई करें। लेफ्ट साइड कह रही है आपको
कि पहले मल्टीप्लाई करा फिर कॉन्जुगेट लें, राइट साइड करिए पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करा फिर मल्टीप्लाई करा, और दोनों के आंसर सेम आए। अब यहाँ पर गौर से देख लें। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लिखा LHS। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ तो बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखूंगा। अब मुझे बताएंगे यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू। ए किसके बराबर होगा, बी किसके बराबर होगा, -5। सी किसके बराबर होगा, 2। और डी किसके बराबर होगा, 3। वेरी गुड। फॉर्मूले पुट कर दूंगा, ए आ गया मेरे पास 2, सी आ गया 2, बी -5 और डी मेरे पास 3। ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 3 प्लस बी की वैल्यू मेरे पास -5 और सी की वैल्यू भी 2। तो ये 2 2 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 15 कॉमा 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 5 2 10। तो 4 प्लस 15 हो गया 19 कॉमा, और ये हो गया माइनस का 4। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पे कॉन्जुगेट लगाना है, तो कॉन्जुगेट लगाने से क्या हो जाएगा, इसके पास क्या आंसर आया कॉन्जुगेट अप्लाई करने से, 19,4 लिख देंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, सिंपल। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है। अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और उसका आंसर भी यही आना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड का आंसर ये आ गया तो आप लिख देंगे हैंड प्रूफ, याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 19 + 4 आयोटा। ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड सॉल्व करके दिखा रहा हूं। राइट हैंड साइड हमें ये कहती है कि पहले कॉन्जुगेट लें फिर मल्टीप्लाई करें। तो मैंने यहां पर पहले कॉन्जुगेट ले लिया इसका, Z1 का कॉन्जुगेट लिया तो बन गया, देखिए 2 - 5 आयोटा था, कॉन्जुगेट लिया तो बन गया 2 + 5 आयोटा। Z2 देखिए 2 + 3 आयोटा था, तो ये बन गया 2 - 3 आयोटा। मैंने कॉन्जुगेट ले लिया, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 19 + 4 आयोटा आना चाहिए। तो आप मुझे बताएं ए किसके बराबर है, 2B 5C और डी हो गया -3। सिंपल फॉर्मूला पुट कर दूंगा, ए की जगह 2, सी की जगह भी 2, बी की जगह 5 और डी की जगह -3 कॉमा, ए की जगह मेरे पास आ गया 2, डी की जगह -3 प्लस बी की जगह 5 और सी की जगह 2। ये हो गया 2 2 4 माइनस माइनस प्लस का 15, 2 3 6 माइनस का 6 प्लस 10, 4 + 15 हो जाएगा 19 और -6 + 10 हो जाएगा प्लस का 4। इसको मैं इस तरह लिखूंगा तो बन जाएगा 19 + 4 आयोटा। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बात कही थी ये वही प्रूफ हो गया। आप सिंपली लिख देंगे हैंड्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपको पूरे नंबर इंशाल्लाह 5 में से 5 मिलेंगे। ये बात याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आ चुका है, कोई भरोसा नहीं वापस भी रिपीट हो जाती है, ऐसी कोई रूल नहीं कि वापस रिपीट नहीं हो सकते क्वेश्चन। तो इस चीज को ध्यान से निकाल दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। एक और क्वेश्चन देख लीजिए जो बोर्ड के पेपर में आया वो ये वाला है, 2022 के पेपर में आया था ये। ठीक है, 2022 पिछले से पिछले साल का जो पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेम प्रोसेस देखिए सेम है। लेफ्ट साइड में क्या कह रहा है, पहले माइनस करो फिर कॉन्जुगेट लो। राइट साइड कह रहा है पहले कॉन्जुगेट लो फिर माइनस करो। बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी वैल्यू को ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, इसको होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा पहले मुझे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, माइनस करना है तो मैंने माइनस की वैल्यू लिखी, ये मैंने वैल्यू दी। ठीक है, Z1 की वैल्यू मेरे पास थी -4 + 6, तो यहाँ पर लिख दी मैंने। इसकी वैल्यू है 2 1/2 -2 आया था, यहाँ लिख दी मैंने। अब ये 5/2 कैसे बना, 2 2 4, 4 + 1 5, तो ये हो गया 5/2। ये सॉल्व करना आना चाहिए मिक्स फ्रैक्शन। 2 2 4, 4 + 1 5, 5/2 माइनस। अब डॉट से समझना, -4 + 6 आयोटा -5/2, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 आयोटा कर देंगे। अब रियल वाला रियल से प्लस माइनस होगा, इमेजिनरी वाले इमेज, ये रियल है और ये दोनों आपस में इमेजिनरी, तुमको एक साथ लिख रहा हूँ, -4 - 5/2 प्लस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा। इसमें मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लेंगे देख लें।
इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 2 4 दा 8, 1 5 दा 5, और नीचे 2 1 दा 2, तो ये आ जाएगा -13/2। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास -13/2, और 6 + 2 करूंगा तो बन जाएगा मेरे पास 8 आया होता। तो ये आ गया मेरे पास। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आई है, और अभी पूरी सॉल्व है, अभी कॉन्जुगेट लगाना बाकी है। अभी सिर्फ मैंने माइनस किया है, कॉन्जुगेट लगाऊंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? -13/2 -8 आयोटा। ये आपकी सॉल्व होके आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मुझे क्या कहती है, पहले आप कॉन्जुगेट अप्लाई करें और फिर इसको माइनस करें, तब भी आपका आंसर ये आना चाहिए। चेक कर लेते हैं इसको भी। मैंने कॉन्जुगेट ऑलरेडी इसको अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑलरेडी अप्लाई है, बस मुझे प्लस माइनस करके रखना है। तो सिंपल -4 -6 आयोटा -5/2 +2 आयोटा, माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। ये तो 8 बजे होगी। हाँ, 6 से 8 है। खैरियत। -4 -6 आयोटा, माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज कर देगा। सेम रूल रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी। इसको सॉल्व करूंगा, ये वापस बन जाएगा -13/2, और -2 और -6 बन गया -8। एग्जैक्टली सेम आंसर आया जो मैंने आपको राइट लेफ्ट साइड सॉल्व कर दिखाई थी। इसमें भी लिखेंगे हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई क्वेश्चन है किसी का इसमें? अच्छा, ये सेम प्रोसेस है ये वाले, ये डिवाइड वाले हैं। देखिए, ये प्रैक्टिस आपने खुद करनी है इनको क्वेश्चन की। प्लस वाले सेम कॉन्सेप्ट है, अब इसको ट्राई करना है आपने, नहीं हो तो आप बता सकते हैं, मैं सॉल्यूशन शेयर करूंगा, लेकिन पहले खुद ट्राई करें। अब इसके एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। एमसीक्यूज भी मैंने मेंशन किए हुए, कौन से साल में कौन सा एमसीक्यूज आया। जैसे कि ये 2023, ये 2023 में, ये 2023 में एमसीक्यूज आया। 2022 वाला कहाँ गया? शो नहीं हो रहा है। 2022 में भी एमसीक्यूज आया है, तो नहीं कहाँ गया। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं, और बोर्ड के पेपर में बुक से ही एमसीक्यूज आए, ये बात याद रखें। बुक के एमसीक्यूज अच्छे से कर ले, 15 के 15 इंशाल्लाह हो जाएंगे। चले भाई, सबसे पहला एमसीक्यू है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट। वैल्यू लिखी है 5, √5। किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, बस। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1/√5, आंसर हो गया। याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव निकालना है तो आप वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाए। अभी मैंने आपको एमसीक्यूज बताया, ये आ गया पार्ट 2। देखिए, कह रहा है रैशनल नंबर को यूनियन कर दो इनरेशनल, तो क्या बनेगा? रियल नंबर। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। रैशनल नंबर को यूनियन करते हैं इररेशनल से, तो बन जाता है रियल नंबर। याद रखें इस बात को, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। थर्ड वाला सिंपल है, 3 लिखा हुआ है, फिर +-3, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 0। फोर्थ वाला प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, लेकिन बड़ा आसान है। देखिए, लेफ्ट साइड पे कौन कौन से नंबर लिखे हुए? 5 6 और 7, और राइट साइड पे लिखा है 5 और 6। एक नंबर कौन सा मिसिंग है? अच्छा जी, एमसीक्यूज को कंटिन्यू करते हैं। वहीं पे स्टॉप किया था हमने। थर्ड वाला, फोर्थ वाला एमसीक्यू हमने कर लिया था। थर्ड फिफ्थ वाले पे आते हैं। पाई इज अ डैश नंबर, इररेशनल नंबर है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। अभी सब क्वेश्चन का था। 22/7 इज अ डैश नंबर, ये भी इररेशनल। इसको डिवाइड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेटिंग फॉर्म आएगी, ठीक है। द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा, जब कॉन्जुगेट अप्लाई करूंगा -3 + 5 आयोटा पे, तो किसकी साइन चेंज होगी? तो ये हो जाएगा -3 और -5 आयोटा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब 8 वाला, ये 8 वाला 2023 के एमसीक्यूज में आ चुका है। 8 एमसीक्यूज, अब गौर से समझ ले एमसीक्यूज को, ठीक है। 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस आयोटा से। 2 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो बन गया 6 आयोटा। 2 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ आयोटा से तो बन गया 2 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1। इसकी क्या लिख दूंगा? -1। -1 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसने इसको बना दिया +2, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो वैल्यू आ गई 6 आयोटा +2। अब क्वेश्चन के अंदर मुझसे वो रियल पार्ट पूछ रहा, तो यहाँ पे रियल क्या हो गया? 2 हो गया। वेरी गुड, तो यहाँ पर रियल जो हो गया वो 2 हो गया मेरे पास। क्लियर है?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फॉर्मूला पूछ रहा है कि फॉर्मूला क्या होता है, AC माइनस BD AD प्लस BC, सिंपल फॉर्मूला। 10th वाला गौर से समझ ले, एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या था कि रेसिप्रोकल हो रही थी वैल्यू, एडिटिव इनवर्स में होता है कि साइन चेंज हो जाती है। पॉजिटिव रूट 5 है तो नेगेटिव रूट 5 आपका एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है, याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वैल्यू रेसिप्रोकल हो रही थी और एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाएगी। 11th वाला 2023 के पेपर में आया हुआ है। 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा। तो पहले तो मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 2 हो गया 10, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर और माइनस आ गया, क्योंकि माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो 10 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा -10, और ये वाला माइनस तो हो जाएगा +10। तो इसीलिए इसका आंसर आ गया +10। ये भी बोर्ड के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। कौन सा, 11th वाला, फिर से देख लें। 11th वाले में हो क्या रहा है, 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है -2 आयोटा से, ठीक है। पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -10, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 को जब -10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा +10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए बी के आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन है। 12 वाला प्रॉपर्टी है, तो ऐसे मुश्किल चीज नहीं है, ये भी 2023 के पेपर में आया हुआ है। अच्छा 13 वाला समझ लें गौर से, बड़ा ध्यान से समझे इस सवाल को, ठीक है। इसका आंसर कैसे आया, इस क्वेश्चन पहले देख लें। क्वेश्चन है -2 रूट मल्टीप्लाई बाय -2 रूट, माइनस लगा हुआ है, माइनस अगर अगर आपको रूट से माइनस हटाना है तो आप आयोटा लगाएंगे, तो बन जाएगा आयोटा √2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा √2। तो बेसिकली हुआ क्या, माइनस हटाने के लिए मैंने क्या किया, आयोटा लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस हटाने के लिए आयोटा का इस्तेमाल। अब आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया, और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करूंगा तो उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ जाएगा मेरे पास -2। तो इसका जो आंसर है वो है -2। क्लियर है, ये हो गए एमसीक्यूज भी डन आपके। इसमें हर चीज मेंशन है, कौन से साल में कौन सा एमसीक्यूज आया, ठीक है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम, क्विकली जाते हैं, बहुत आसान सा चैप्टर है। सबसे पहले हम सीखेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या होता है हमारे पास, जब आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो वो लास्ट में होता है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली क्या करती है, बहुत बड़ी वैल्यू को रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जहां डेसिमल पॉइंट नहीं है इसका मतलब वो लास्ट में। साइंटिफिक नोटेशन के लिए दो चीजें होती है, पहली चीज ये कि आपका डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। दूसरी चीज, वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि पार्ट 2 है, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहलाएगी और ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी नहीं लिखा हुआ। अब इसमें कुछ कंडीशन थी, वो सुन ले गौर से। अरे यार, यहाँ पर पॉइंट कहीं नहीं, मतलब लास्ट में पॉइंट होना कहाँ पे चाहिए था, 9 के बाद। कितने स्टेप लगेंगे, 1 2 3, मैंने लिखा 9.8। मेरा पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव किया, इससे मैंने लिखा 10⁻³ +3। जब आपका पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो आप पॉजिटिव पावर लगाएंगे, तो +3 आ गया, क्योंकि 3 स्टेप थे, 10⁻³। यहाँ पर देख ले पॉइंट कहाँ होना चाहिए था, 7 के बाद 1 2 3, फिर 3 स्टेप लग रहे हैं, तो 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यहाँ पर पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए था, तो 1 2 3, फिर 3 स्टेप, तो 4.196 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। क्लियर है, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव, राइट की तरफ मूव करेगा तो नेगेटिव पावर। आगे बढ़ते हैं, अब इसका रेसिप्रोकल फॉर्म आ गई। अब साइंटिफिक फॉर्म गिवन है, आपने स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी फॉर्म बनानी है, ठीक है, मतलब सिंपल नंबर बनाना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 है और पावर पॉजिटिव है। जब पावर पॉजिटिव होगी तो राइट साइड पे सिंपल 4 जीरो लगा दो, आंसर आ गया, दैट्स इट। ये कब, जब पावर पॉजिटिव है। अब पावर नेगेटिव है, जब नेगेटिव होगी, अच्छा पॉइंट खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा, पॉइंट अब नहीं लिखेंगे।
पावर जब नेगेटिव होगी तो आप लेफ्ट साइड पे जीरो लगा देंगे। पावर है 6 तो आपने 6 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, और फिर लिख दिया 286, और एक नंबर के बाद पॉइंट, एक जीरो के बाद पॉइंट लगा। ये नेगेटिव का रूल है, जब नेगेटिव होती है पावर तो आप लेफ्ट साइड पे जीरो लगा देंगे जितनी भी पावर, ठीक है, और एक जीरो के बाद पॉइंट लगा दें। लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पावर में लिखा हुआ है 5, लेकिन यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद ऑलरेडी कितने नंबर मौजूद है, 3 नंबर ऑलरेडी मौजूद है। तो यहां पर मैं 5 जीरो नहीं लगाऊंगा, जैसे कि मैंने पार्ट नंबर 1 में देखें, पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने क्या किया था, 7 के बाद लिख दिए थे 4 जीरो, क्योंकि 7 के बाद कोई नंबर नहीं था। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर और पावर है 5, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4065 और डबल जीरो, क्योंकि 3 नंबर जीरो हो गए और 2 जीरो हो गए, तो 5 नंबर यहाँ पे कवर अप हो गए। तो इसीलिए अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई, ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव का बड़ा सिंपल है, आपने पीछे जीरो लगा देना, आपका काम हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए रूल है कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर होंगे तो वो भी काउंटेबल होंगे इसके अंदर, और जितने बच जाएंगे उतने जीरो आपने लगा दें, ठीक है। अच्छा जी, राइट इन लुगेरिथम फॉर्म। लुगेरिथम फॉर्म का सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास, लॉग बेस आंसर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। ये मेरे पास सिंपल फॉर्मूला होता है लॉग का। अब इसको लॉग में कन्वर्ट करना आपको पता होना चाहिए, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, और ये आपका आंसर है। सिंपल लिखेंगे लॉग, बेस की जगह लिख दूंगा 7, आंसर की जगह 343 और एक्सपोनेंट की जगह 3, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसमें भी सिंपल लॉग बेस आपका 10, आंसर 0.001 इज इक्वल टू -3। कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल तो पूछ लें, इस पे आ जाए। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसके ऊपर पावर नहीं है, √3 लिखा हुआ है। जब मैं ये रूट उठाऊंगा तो पावर में क्या आ जाएगा, जब मैं ये रूट हटाऊंगा तो पावर में क्या आएगा, हाँ, 1/, वेरी गुड। m के ऊपर 2 ऑलरेडी है, पावर हटा, रूट हटाया तो 1/3, क्योंकि इंडेक्स क्या है इसका 3, इसलिए 1/3 आ गया। तो ये हो जाएगा m की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो लॉग m, आंसर 1 पावर 2/3, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ा, रूट हटाया तो 1/3 आया, 2 पावर ऑलरेडी थी तो 2/3 हो गया, तो m की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो लॉग m, फिर 1, फिर इक्वल टू 2/3। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल पूछना है किसी को, आगे बढ़ते हैं क्विकली। अब इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल आ गया, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब मुझे बताएं इसके अंदर बेस क्या है, 27, पावर क्या है, आंसर क्या होगा, 81, वेरी गुड, बस वो फॉर्मूला याद रखना है। इसके अंदर बेस क्या है, पावर क्या होगी, -3, आंसर क्या है 1/8। इसके अंदर बेस क्या होगी, पावर, और आंसर हो गया 0.0। ये आपके पास बेस, ये आंसर, और ये आपके पास एक्सपोनेंट, ये पीछे बता चुका हूं मैं, वहां क्लियर होगा तो यहाँ मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अब इस सवाल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। इसको देख ले गौर से, फाइंड अननोन, जो चीज नहीं पता उसको फाइंड आउट करते हैं। पहले इसको मैं नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 32 की पावर हो जाएगा मेरे पास 1/2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। पावर में लिखा हुआ है 1/2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √32 इज इक्वल टू एक्स। 1/2 का मतलब होता है रूट, सही, तो 1/2 हटा के रूट भी लिख सकता हूँ। अब 32 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, वो रूट से डायरेक्टली बाहर नहीं आ सकता स्क्वायर रूट से, तो एलसीएम ले लूंगा मैं, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, और 2 1 जा। ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब है आपने दो दो के पेयर बनाने हैं, 1 2,
जिसके पेयर बन जाएंगे वो रूट से बाहर आ जाएगा भाई, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये दो वैल्यूज बाहर आ जाएंगी और ये वाला 2 है बेचारा, ये अकेला अंदर ही रहेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाहर आ गया और एक 2 अंदर ही आ गया, तो 2 टू द 4, तो 4√2। तो इसकी x की वैल्यू आ गई 4√2, इसका करेक्ट आंसर है, याद रखें। अगर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर होता जो किसी का स्क्वायर होता, फॉर एग्जाम्पल 25, तो वो रूट से बाहर आके 25 बन जाता। अगर किसी का स्क्वायर नहीं मौजूद तो आपने एलसीएम लेके इस तरीके से सॉल्व करना होता है इसको। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में मुझे बताएं इसके बेस क्या है, पावर क्या होगी, और आंसर आपका 3। अब देखिए ए की वैल्यू अननोन का मतलब है जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी, ए लिखा हुआ है और ए के ऊपर पावर है 1/2। 1/2 कैसे हटा सकता हूँ, अंडर रूट तो लगा, चलो अंडर रूट लगा दे, ये भी सही बात है। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी, तो ए के ऊपर से रूट कैसे हटाऊंगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके हटा सकता हूँ। तो स्क्वायर यहाँ भी लगा दिया और स्क्वायर यहाँ भी, तो रूट से स्क्वायर कट गया और 3 का स्क्वायर हो गया 9। बात समझ आई कि नहीं आई, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ए इज इक्वल टू 9। थर्ड पार्ट में देख लें गौर से भाई, यहाँ पर आपके पास बेस क्या है, पावर क्या होगी, और बराबर आ गया एक्स के। अब जिस जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर कोई भी पावर वगैरह नहीं है, तो मसले की बात नहीं। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 की पावर 3/2 है, पावर को फ्रैक्शन में नहीं रखना, मतलब फ्रैक्शन में नीचे 2 आ रहा है, इसको खत्म करना है। 4 किसका स्क्वायर होता है, तो मैं 4 को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 3/2 इज इक्वल टू है। मैंने क्या किया, 4 को तोड़ दिया अस्ते में, मैंने 2 की पावर 2 पे तोड़ दिया। इसको तोड़ने की वजह ये थी, ब्रेक करने की, कि 2 से 2 ये कट जाएगा, तो x आ गया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 किसके बराबर होती है, 8 के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। बेसिक कॉन्सेप्ट पावर के सॉल्व होना और पता होना बहुत जरूरी है इसके अंदर। चले लास्ट पार्ट इसका, बेस क्या है इसके अंदर, पावर, और आंसर 55। अब इस सवाल को देख लें, सबसे ज्यादा बच्चा इस पे कंफ्यूज है, आई डोंट नो व्हाई। देखें दोनों की बेस सेम है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है राइट साइड, तो ये बेस खत्म हो जाएगी, तो y की वैल्यू आ गई 1, जो पावर में था वो बेस बराबर बन गया, तो y इज इक्वल टू 1 आ, तो ये भी हो गया हमारे पास कंप्लीट फाइंड द अननोन। अब आते हैं हम करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटेसा पे, कि किस तरीके से हम करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटेसा निकालते हैं। ठीक है, गौर से देख लें, इससे एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटेसा से। अच्छा जी, लिखा हुआ है 9, आपने इसके अंदर लॉग की वैल्यू निकालनी। याद रखें लॉग की वैल्यू के लिए कम से कम आपके पास 3 डिजिट होने चाहिए। अगर आपके पास 3 डिजिट नहीं है तो आप आगे 0 अज्यूम करेंगे, तो हम इसको अज्यूम करेंगे 900। सही है, अब लॉग की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं ये देख लें। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें तो हम 19 ही निकाल सकते हैं अभी। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वैल्यू होती है यहाँ पर 1, तो मैं 1 को अज्यूम करता 100, क्योंकि 3 डिजिट होना जरूरी है लॉग के निकालने के। तो हमेशा आपने क्या करना है, जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो आपको इस वाले कॉलम में मिलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 10 है, तो 10 ये रहा, और जो लास्ट डिजिट है वो आपके पास इस रॉ से आपने फाइंड आउट करना है। तो 10 और 0 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर तो इत्तेफाक से वैल्यू 0 0 है। ठीक है, अभी इसको हम इतना गो थ्रू नहीं कर रहे, यहाँ पर वैल्यू जो आ रही है 10 और 0 की, वो 0 0 आ रही है। क्या हो गया, चलें, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 10 और 0 की, वो 0 0 आ रही है इत्तेफाक। ठीक है, तो 0 0 0 में आंसर लिख दूंगा। ठीक है, अब अभी करेक्टर और मेंटिसा लॉग निकालना आता है यहाँ पर, या किसी को भी नहीं आता, आता है। यही तरीकेकार है लॉग का, एक बार रिवाइज करवाया है कि फर्स्ट 2 डिजिट आपको पहले कॉलम में देखने हैं और जो लास्ट डिजिट है वो आपने रॉ में देखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वैल्यू है 1, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल, 135 फॉर एग्जाम्पल, आपने इसका लॉग निकालना है, तो फर्स्ट 2 डिजिट आप यहां पर ढूंढेंगे, तो 13 ये रहा आपका, और लास्ट डिजिट जो 5 है वो आप इस पे देखेंगे, ये रहा 5।
तो मैं स्केल रख के चेक करूंगा कहाँ पे 13 और 5 मिल रहे हैं, तो ये रहे। तो इसका आंसर आ गया 1303। इस तरीके से हम निकालते हैं लॉग की वैल्यू। अगर 4 डिजिट होते हैं, फोर्थ डिजिट भी होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने 4 डिजिट ले लिया यहाँ पर 2, या हम 4 डिजिट ले लेते हैं 1, तो उसकी जो 4 डिजिट होता है वो हम मीन डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, मीन डिफरेंस कैसे निकलता है? मीन डिफरेंस हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास मीन डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम कर रहे थे 13 1351। ठीक है, 13 का जो 5 था उसकी वैल्यू मेरे पास आई थी 1303। अब मैं क्या करूंगा, 13 के 1 में देखूंगा, लेकिन मीन डिफरेंस में, तो मीन डिफरेंस यहाँ पर 1 है 3, तो यहाँ पर मैं 3 ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 1306। ये मेरी एक्यूरेट वैल्यू आई है अगर आपके पास 4 डिजिट होंगे। तो अब लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका होता है 0 पॉइंट लगाते हैं हम, 1306, ये आपका फाइनल आंसर होता है। 0 पॉइंट लगाना जरूरी है, लॉग की जब वैल्यू निकाले तब की बात कर रहा हूँ, एंटी लॉग का रूल डिफरेंट है, लॉग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या आपने 0 पॉइंट लगाना जरूरी है आपके लिए। अब यहां पर आ जाते हैं हम, कौन आगे?